हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक टेबल के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। इस चैप्टर में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन तीन पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इन अ पीरियड या टॉप टू बॉटम मूव करने पर इन अ ग्रुप कैसे वेरी करता है, ये हम लास्ट क्लास तक स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ही देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हम बात कर रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक टेबल में और हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। आज जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये आपके पास मेजरमेंट है एनर्जी का, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लेस करने पर मिलने वाली एनर्जी और एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर आपको देने वाली एनर्जी का मेजरमेंट ही हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये एक नई प्रॉपर्टी हमारे पास में आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, चलो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron toward itself in a covalently bonded molecule is electronegativity. What is electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम के द्वारा कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का मेजरमेंट है। थोड़ी सी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे कि ये रहा हमारे पास में हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये रहा क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये है हमारे पास में हाइड्रोजन का एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये रहा क्लोरीन का एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए। अब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों ही एटम अपनी अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं।
देखो, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 और 2, इन दोनों ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का राइट है, ड्यूप्लेट कंप्लीट स्टेबल हो गया। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 7 ऑलरेडी उसके पास में है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हाइड्रोजन से एक शेयर करने के बाद इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल हो गया। अब स्टूडेंट, एज पर द शेयरिंग रूल, जो ये वैसे कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, शेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग जो 2 एटम है और उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है वो दोनों ही एटम से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों, इनमें इसके 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, तो ये म्यूचुअल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चला जाता है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तब जो म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला गया। अब ये सवाल आता है, ये हुआ कैसे? क्लोरीन के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन की तरफ नहीं हुआ? एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये HCl का जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल के बारे में। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहे ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में ताकि वो स्टेबल हो जाए, दोनों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट और वो स्टेबल हो जाए। ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। क्या एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है? बिल्कुल बन गया है। अब इसी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के 1 2 इस हाइड्रोजन के 1 2 और इस हाइड्रोजन के 1 2, दोनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तीनों एटम स्टेबल हो गए हैं। लेकिन एज पर शेयरिंग रूल जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जा रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली होता नहीं है। क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट यही होती है प्रॉपर्टी, यही होती है टेंडेंसी किसी भी एटम की कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का मेजर, यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं अगर वो सिमिलर एटम के बीच में है तो म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस पर होगा, एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द डिस्टेंस पर होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड 2 अलग अलग एटम के बीच बन रहा है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस कौन कौन से कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सबसे पहला है इसमें
एटॉमिक साइज। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप ये समझिएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के बारे में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के बारे में। लिथियम न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, सोडियम न्यूक्लियस के बाद में 2 शेल, सोडियम न्यूक्लियस के बाद 3 शेल, पोटेशियम न्यूक्लियस के पास 4 शेल, रुबिडियम न्यूक्लियस के पास टोटल 5 शेल हो जाते हैं। आप ये देखोगे कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में वेरी करते हैं, एटम का साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, जो न्यूक्लियस होगा, अब देखो, अगर यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस इनको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये न्यूक्लियस है, तो स्टूडेंट आप ये बात देखिएगा, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से पहले इन वाले शेल के इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। भले ही ये आयन में कन्वर्टेड है, लेकिन ये भी आएंगे। तो जो जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए वो कम लगेगा। इसका मतलब साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? और दूसरा फैक्टर जो है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। देखो, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जो ट्रेंड बाकी दोनों प्रॉपर्टी का है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी है किसी एटम को पॉजिटिव बनाने की एनर्जी, ये एनर्जी है किसी एटम को नेगेटिव बनाने की में मिलने वाली एनर्जी। तो ये हमारे पास टेंडेंसी आती है पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल के अट्रैक्शन की वजह से। और थर्ड जो फैक्टर है जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है स्टूडेंट? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे अब मेरी बात सुनो, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करता हूं। सेकेंड पीरियड में हमारे पास यहां पर है लिथियम और यहां पर है फ्लोरीन, है ना। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड में लिथियम है, और राइट हैंड साइड कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन है। यहां पर लिथियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +1। लिथियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +1। स्टूडेंट फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेकर के +7 तक कुछ भी हो सकती है। -1 से लेकर के +7 तक कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं +1 के कंपैरिजन में देखूं तो ये मेरे पास
+2 से लेकर के +7 तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कम भी हो सकती है तो ज़्यादा भी तो हो सकती है। अब अगर किसी कंपाउंड में लिथियम ने +1 शो किया है और फ्लोरीन ने +7 शो किया है, तो आप ये बता दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? फ्लोरीन की। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो फ्लोरीन का साइज जो है वो स्मॉलेस्ट है। पहला पॉइंट तो ये, पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा साइज है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कोई एटम शो कर सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखो, अगर मैं बात करता हूं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या वेरिएशन होता है, किसमें वेरिएशन की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अलोंग अ ग्रुप। अलोंग अ ग्रुप का मतलब यह है हम मूव कर रहे हैं किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases on moving top to bottom in a group। अगर कोई भी ग्रुप है 1 to 18, कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। क्या कारण है? सबसे पहला रीजन है एटॉमिक साइज। आप ये बात जानते हो, टॉप टू बॉटम मूव करने पर एटम का साइज रेगुलर बढ़ता रहता है, क्योंकि हर बार एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। ये पहला फैक्टर है। दूसरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों फैक्टर भी टॉप टू बॉटम मूव करने पर डिक्रीज होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रेगुलर डिक्रीज होती रहेगी। It's a measure of tendency to attract covalently bonded electron। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं along a period। पीरियड का मतलब ये है लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल कॉलम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस on moving left to right in a period। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इंक्रीज होती रहेगी। अब देखो यहां पर हमारे लिए क्या है, एक पॉइंट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे फ्लोरीन एलिमेंट की। हमने एक स्केल है जिसके थ्रू ये बताया कि फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इट्स अ नंबर 4। बेटा स्टूडेंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स अ मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। ये सिंगल डिजिट नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, दैट इज 1। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जितना भी कंटेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके लिए यहाँ पर लिखा गया है, कैसे ये किसी ग्रुप में वेरी कर रही है, कैसे ये किसी पीरियड में वेरी कर रही है लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम मूव करने पर। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये समझ में आया होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी पेरियोडिक टेबल में, वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट।
ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर कैसे ऑक्साइड का नेचर जो है, एलिमेंट के ऑक्साइड का नेचर वेरी करेगा, वो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन ग्रुप, किसी भी बॉटम में, किसी भी ग्रुप में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम मूव करने पर बेसिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। क्लियर? जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम मूव करते चले जाएंगे, बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और एसिडिक नेचर जो है वो आपका कम होता चला जाएगा सब्सटेंसेस का। अगर मैं बात करता हूं इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज होगा और एसिडिक नेचर जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होता रहता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। देखो, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूं। एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यही है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अगर मैं इनका ऑक्साइड बना देता हूं तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है Al2O3, सिलिकॉन का ऑक्साइड बनता है SiO2, फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा जैसे P2O5, सल्फर का हमारे पास में बन जाएगा जैसे हम बात कर रहे हैं SO3 के बारे में, और क्लोरीन का ऑक्साइड हमारे पास बन जाता है Cl2O7। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, जबकि भी ये जितने भी ऑक्साइड हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या कहा, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और एसिडिक नेचर हमारा रेगुलरली इंक्रीज होता चला जाता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर? अच्छा, इसमें एक बात और देखिएगा, इसमें एक नोट बना करके लिखिएगा, एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। कैसे? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, मैग्नीशियम का है +2, एल्यूमिनियम का है +3, सिलिकॉन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +4, फास्फोरस का है +5, सल्फर का है यहाँ पर +6 और क्लोरीन का है यहाँ पर +7। जो ऑक्साइड बने हैं ना, ये एटम की बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट, ये जो मेटल के एलिमेंट के ऑक्साइड बने हैं, उन ऑक्साइड में मेटल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा भले ही एटम के सिंबल के ऊपर है, वो एक अलग चीज है।
SiO2 के अंदर सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर एटम का इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पर हम तीन चीजों में रिलेशन सेट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक नेचर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है। क्लियर है ये बात? दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड इन अ पीरियड। इसका रिवर्स फिनोमिना होता है, आपके ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो आज की क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। ये ऑक्सी एसिड का मतलब है स्टूडेंट कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करने पर किस तरह का ऑक्साइड वो बना रहे हैं, किस तरह का ऑक्साइड ये बना रहे हैं, ये हमारा इस क्लास के अंदर इंटेंशन है। सो हम बात कर रहे हैं इन अ पीरियड ऑक्सी एसिडिक नेचर ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स बनते हैं इनका एसिडिक नेचर जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होता चला जाता है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास में एलिमेंट है बोरोन, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। बोरोन का जो ऑक्सी एसिड होगा, जैसे हमने बात करी, इट इज HbO3। कार्बन के ऑक्सी एसिड की बारे में बात करें जैसे H2CO3। नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे HNO3। क्लियर? तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हमारे पास एसिडिक नेचर जो है इन अ पीरियड रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। आप जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? क्योंकि HNO3 जो है वो H3BO3 से ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन अ ग्रुप ऑक्सी एसिड नेचर ऑफ एलिमेंट decreases on moving टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम की तरफ किसी भी ग्रुप में मूव करने पर जो ऑक्सी एसिड नेचर का स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक नेचर है, वो डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे कि एटम क्लोरीन है, फिर आ जाता है ब्रोमाइन और फिर आ जाता है आयोडीन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एसिड का, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है हमारे पास में HClO4, ब्रोमाइन का ऑक्सी एसिड बन जाएगा HBrO4
और आयोडीन का ऑक्सी एसिड बन जाएगा HiO4। स्टूडेंट अगर टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो ये देखिएगा कि यहाँ पर बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये है हमारे पास में इन सब्सटेंसेस की एसिडिक स्ट्रेंथ। आयोडीन सबसे लीस्ट एसिडिक है, ब्रोमाइन थोड़ा ज्यादा एसिडिक है और क्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सी एसिड यहां पर बना रहा है। तो ये हमारे पास में ट्रेंड हो जाता है किसका, ऑक्सी एसिड का, इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड। सिंपल, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन से रिलेटेड थी, सही हाइड्रोजन कंपाउंड के यहाँ पर भी बनाई गई थी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड के बारे में। यहां पर हाइड्राइड का मतलब है हमारे पास में हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बन रहा है उसका नेचर क्या होने वाला है। देखो ये नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कैसे, जैसे हमारे पास में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनता है NH3 विच इज अमोनिया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड बन जाता है H2O जो कि वाटर है, और ये हमारे पास फ्लोरीन का हाइड्राइड बन जाएगा HF। स्टूडेंट आप ये बात जानते हो, ये एक वीक बेस है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये न्यूट्रल कंपाउंड है, जबकि HF जो है ये हमारे पास में एक वीक एसिड है। HF क्या है हमारे पास में, एक वीक एसिड है। तो स्टूडेंट यही हम कह रहे हैं, नेचर ऑफ हाइड्राइड जैसे जैसे आप लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, एसिडिक नेचर जो है वो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एलिमेंट के हाइड्राइड का एसिडिक नेचर रेगुलर इंक्रीज होता रहेगा। अब नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर और फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। तो आप ये देखो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का हाइड्राइड बनता है PH3, सल्फर का हाइड्राइड हमारे पास में बन जाएगा जैसे H2S, और क्लोरीन का हाइड्राइड बन जाएगा HCl। तो आप ये देखो, ये हमारे पास में एक वीक एसिड है, ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास में मॉडरेटली कह सकते हो, ये मॉडरेट एसिड हो जाएगा, और ये हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर, आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इन अ पीरियड एसिडिक नेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। क्लियर, अच्छा अगर आप पीरियड में वेरिएशन कैसे है वो समझ रहे हो तो ग्रुप में भी समझ सकते हो। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। देखो ये वीक बेस था, ये वीक एसिड है, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया एसिडिक नेचर, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो नेचर ऑफ हाइड्राइड में हम लिख सकते हैं इन अ ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, इन अ पीरियड एसिडिक नेचर रेगुलरली इंक्रीजेस। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है सभी को? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, जो कि एक ट्रेंड है किसी भी ग्रुप में वेरी करने का, वो है हमारे पास में लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में वो है लैटिस एनर्जी। एक नया कंसेप्ट है, क्या है आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तभी आप इसे समझ पाएंगे। देखो हो क्या रहा है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन को। द अमाउंट
of energy required to convert 1 mole of a solid substance into 1 mole of gaseous substance is known as लैटिस एनर्जी। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड क्रिस्टल है जो कि आयोनिक है, उस सॉलिड क्रिस्टल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी है वही हमारे पास होती है लैटिस एनर्जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इसमें पहला है हमारे पास में R1 प्लस डैश R माइनस। कैसे? तो आप ये बात देखिएगा, ये क्या है हमारे पास में R1 प्लस डैश R1 R माइनस, इट इज द distance between the nucleus of ion in crystal। जो आयोनिक क्रिस्टल आपका बन रहा है उस आयोनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल जो हैं उन दोनों के न्यूक्लियस की सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वही हम बता रहे हैं R1 डैश R प्लस डैश R माइनस से। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो भी लैटिस एनर्जी है, जो भी लैटिस एनर्जी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में किसी भी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर, उतनी ही कम लैटिस एनर्जी आपको देने की ज़रूरत है। जितनी कम डिस्टेंस होगी लैटिस क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के बीच, उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसे दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो है हमारे पास में Z पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव। Z पॉजिटिव क्या है? इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। Z माइनस क्या है? इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। इसमें ध्यान रखिएगा, लैटिस एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस एंड Z माइनस। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उस सब्सटेंस के लिए उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत होगी। क्लियर है ये बात? और थर्ड जो है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं जो हमारी लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकती है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ कैटायन सराउंडेड टू एन एनायन। किसी भी नेगेटिव रेडिकल को जितने पॉजिटिव रेडिकल सराउंड कर सकते हैं, इन पॉजिटिव रेडिकल का जो नंबर है दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस एनायन। क्लियर है? और अगर मैं कैटायन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इट इज नंबर ऑफ एनायन
सराउंडेड टू अ कैटायन। किसी भी कैटायन या पॉजिटिव आयन को जितने भी नेगेटिव आयन सराउंड कर रहे हैं वो टोटल नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, लैटिस एनर्जी जो है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में एलिमेंट की। कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंसेप्ट जो है वो जनरली सल्फेट और कार्बोनेट कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल किया जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट? क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों को लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया है तो हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर पीरियोडिक टेबल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। एक छोटा सा है हमारे पास में हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट, हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? नो, इट्स नॉट अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी, सिर्फ हाइड्रेशन है, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं है, इसको करेक्ट कीजिएगा। हाइड्रेशन होता क्या है? देखो, मेरे पास में लिथियम है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया तो ये Li+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो Li+ में कन्वर्ट हुआ है, मान लीजिए ये मेरे पास में एक वाटर कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और पानी भर के बहुत सारे मोल्स अवेलेबल हैं और इसके अंदर मैंने Li+ को इंसर्ट कर दिया। स्टूडेंट, जब आप Li+ आयन को, मतलब जब वाटर कंटेनर में Li+ का आयन जाएगा, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, तो होगा क्या? देखो, ये होता है मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। अब ये है ऑक्सीजन जिसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये हमारे पास में हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल के पास में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2 पेयर बना रहे हैं। ये है लोन पेयर 1, ये है लोन पेयर 2। हर वाटर मॉलिक्यूल के पास में 2 लोन पेयर अभी भी अवेलेबल हैं। लोन पेयर उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है जो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लेते। उन इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लेता, उन्हें लोन पेयर कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास टोटल 2 लोन पेयर हैं। जैसे ही लिथियम के आयन को, लिथियम का आयन जिसका साइज बहुत छोटा है, जैसे ही मैंने लिथियम का आयन एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी में डाला, आप ये देखिएगा, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल और ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अवेलेबल होंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये नेगेटिव चार्ज हैं, लिथियम पॉजिटिव चार्ज है। इन लोन पेयर को लिथियम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिटली चार्ज हैं। लोन पेयर नेगेटिवली चार्ज हैं, लिथियम पॉजिटिवली चार्ज था, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ टाइम के बाद ये लिथियम का साइज जो पहले बहुत छोटा था, ये स्मॉल साइज का था, जैसे ही पानी में डालेंगे यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको आकर के सराउंड कर लेंगे। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको आकर के सराउंड कर लेंगे। जैसे ही इसको आकर के सराउंड करेंगे, होगा क्या? अब सफिशिएंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब आ जाएंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आयन आएगा उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्टेंट जितने वाटर मॉलिक्यूल आकर के इसको सराउंड करेंगे, इसको फर्दर मूव नहीं करने देंगे।
आप एक बात बताओ, कंटेनर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये है लिथियम का पॉजिटिव रेडिकल, जिसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने ऑलरेडी सराउंड किया हुआ है। तो ये वाटर क्या इन वाटर मॉलिक्यूल को मूव करने देंगे? नहीं मूव करने देंगे, लेकिन हमारे साइज एटम का जो आयन का जो रिजल्टेंट साइज है वो इंक्रीज हो गया है। एक्चुअल साइज स्मॉल था, पानी में ऐड करते ही वाटर मॉलिक्यूल इससे स्टिक्ड हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड होते हैं, इसकी वजह से जो रिजल्टेंट साइज बढ़ जाता है, इसे ही कहा जाता है हाइड्रेशन। ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए जब पॉजिटिव रेडिकल्स को पानी में डाला जाता है तो सफिशिएंट वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके रिजल्टेंट कैटायन का साइज बढ़ा देते हैं, और ये साइज सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के लिंक करने की वजह से बढ़ा है। इसे कहा जाता है हाइड्रेशन। अब स्टूडेंट, हाइड्रेशन को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? इसमें इफेक्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, एटम का हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। और इसमें एक फैक्टर आता है हमारे पास, वो है एटॉमिक साइज। जितना छोटा साइज होगा एटम का या कैटायन का, उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। हम ये बात जानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम का साइज घटता है, तो हाइड्रेशन रेगुलर इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर मैं बात करता हूं Li+ के बारे में, उसके बाद में जैसे हम लोगों ने बात करी Na+ के बारे में, K+ के बारे में, रुबिडियम के बारे में और सीजियम के बारे में। स्टूडेंट, यहाँ से टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो हमारे पास में हाइड्रेशन होगा वो रेगुलर इंक्रीज होता चला जाएगा। या फिर हम बात करें, हाइड्रेशन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इसको करेक्ट कीजिएगा, हाइड्रेशन ऐसे इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन घटता है तो बॉटम टू टॉप आने पर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, सीजियम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखो, इसमें ये एक्चुअल साइज तो छोटा है कैटायन का, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेने की वजह से जो एक्चुअल साइज है वो बढ़ जाता है। क्लियर? इसे कहते हैं हाइड्रेटेड आयन। इसे कहा जाता है हाइड्रेटेड आयन, और इसकी रेडियस को मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। इसकी रेडियस को वैसे तो कैटायन की रेडियस भी एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है, हाइड्रेटेड आयन की जो रेडियस है वो भी कैटायन की जो रेडियस है वो भी एंगस्ट्रॉम में ही मेजर की जाती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हाइड्रेशन किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर आपके हाइड्रेटेड आयन की रेडियस जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। ग्रुप में इसको लिख लो, चलो मैं लिखवा देता हूं आपको। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, हाइड्रेटेड आयन रेडियस डिक्रीजेस। लिथियम की हाइड्रेटेड आयन काफी है, ये है अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम, जबकि भी सीजियम की और रुबिडियम की ऑलमोस्ट सेम है, इट इज 2.28 एंगस्ट्रॉम फॉर बोथ। क्लियर है? देख सकते हो 3.4 कितना ज्यादा है और 2.28 कितना कम है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर हाइड्रेटेड आयन रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक। हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मूव करने पर कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्सीहाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड,
लैटिस एनर्जी और हमने बात की है हाइड्रेशन के बारे में। इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। थैंक यू एवरीवन।